हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस चैनल में। दोस्तों, आज की यह वीडियो यूट्यूब पर भूचाल साबित होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर में कंप्लीट भारतीय संविधान यानी भारत का संविधान एकमात्र वीडियो में कवर करेंगे। तो फोकस होकर पढ़िएगा और कोई भी एग्जाम आने वाला है तो उसे क्रैक कर डालिएगा। एक एक पार्ट को यानी एक एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक पार्ट को बेहतरीन तरीके से जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। ये लगभग हम लोग 55 से 60 स्लाइड में जानेंगे। एनसीईआरटी पे ये वीडियो रहेगा, क्योंकि आजकल एग्जामिनर जो भी एग्जाम होता है उसमें सबसे ज्यादा किसी भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो एनसीईआरटी से पूछा जाता है। भारत का संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण से लेकर टॉप लेवल तक चलेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। भारत का संविधान सभा। तो देखिए, भारत का संविधान सभा, संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा का गठन, संविधान का जो निर्माण है ये संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान का गठन जो है ये कैबिनेट मिशन के द्वारा इसको गठित किया गया और ये 1946 के प्रावधानों के अनुसार किया गया। संविधान का जो प्रथम अधिवेशन हुआ ये 9 अगस्त 1946 को हुआ और किसकी अध्यक्षता में हुआ तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के अध्यक्षता में हुआ। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो डायरेक्ट यहीं से प्रश्न रहेगा। प्रश्न ऐसा रहेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया, तो वो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और कब चुना गया तो 11 दिसंबर 1946 को। और उसके बाद फिर ये होता है कि प्रारूप समिति यानी संविधान का जो निर्माण अंतिम रूप से किया गया, जिसको हम प्रारूप समिति कहते हैं यानी ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, तो उसकी अध्यक्षता किसने किया, मतलब उसका अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इस बात को याद रखोगे कि भारत का संविधान सभा होता है, इससे तुम लोगों का 4 से 5 प्रश्न आते हैं। तो एक एक पॉइंट को आप लोग बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न रहेगा कि संविधान कब बन के तैयार हुआ। तो संविधान जो बन के तैयार हुआ ये 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। भारत इसी दिन गणतंत्र बना। यहां से प्रश्न रहेगा कि भारत किस दिन गणतंत्र बना, तो 26 जनवरी 1950 को इसको संपूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। मगर यहाँ पे संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार था। संविधान में जो मूल संविधान में अभी 22 भाग, 8 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हैं, इस बात को याद रखिएगा। भारतीय संविधान का 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। तो प्रश्न डायरेक्ट यहां से रहेगा कि भारतीय संविधान का जो 2/3 भाग है वो किससे लिया गया, तो ये लिया गया आप लोगों का भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से उनके महत्वपूर्ण तत्व लिए गए हैं। यानी देखिए, भारत का जो संविधान है इसमें बहुत सारे अलग अलग देशों से स्रोत लिए गए हैं। तो टोटल आप लोगों का 10 देश से इसमें स्रोत लिया गया है। एक एक देश को हम लोग देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न रहेगा कि भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ। तो ये हुआ 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किया गया। 26 नवंबर 1949 को यह महामहिम राष्ट्रपति जी श्री राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा गया। तो भारतीय संविधान को जो निर्माण किए ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किए और ये 2 वर्ष 11 महीने का समय लगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, इस बात को याद रखना। आगे आता है कि भारतीय संविधान, मेन पॉइंट है, भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव, भारतीय संविधान पे सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो लिए गए हैं। तो 395 में से 250 ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे आता है कि भारत के संविधान के निर्माण में 10 देशों का यहाँ पे भूमिका है, यानी 10 देशों से स्रोत लिया गया तब जाके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। तो 10 देशों कौन कौन से हैं इस बात को हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, ये जो आ जाता है आप लोगों का भारतीय संविधान की अनुसूचियां आता है। पहली अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के 29 घटक राज्यों एवं 7 संघ शासित प्रदेश क्षेत्रों का उल्लेख है। यानी भारत का जो संविधान है इसमें पहला जो अनुसूची है उसमें 29
स्टेट का जिक्र किया गया है और 7 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी का जिक्र किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखोगे कि वर्तमान में भी आप लोगों का जो स्टेट है ये 28 है, 28 स्टेट है और यहाँ पे 8 यूनियन टेरिटरी है। अब यहाँ पे 29 यूनियन टेरिटरी पहले था जब जम्मू कश्मीर इसमें ऐड था, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर इसमें ऐड नहीं है, तो इस बात को याद रखना। दूसरा अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन के रूप में जाना जाता है। तीसरा अनुसूची शपथ ग्रहण का प्रारूप है। चौथा अनुसूची राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। और 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में ये बताया गया है 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के यहाँ पे प्रशासन का प्रावधान है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोगों का कम से कम प्रश्न बनेंगे तो 1 नंबर तो आप लोगों का यहाँ से पक्का है, 1 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा, तो इस बात को याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे 7वीं अनुसूची में क्या कहता है। 7वीं अनुसूची में कहता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 तथा समावर्ती सूची में 52 विषय है। 8वीं अनुसूची में कहता है कि 8वीं अनुसूची में भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं को यहाँ पे भारत में उल्लेख दिया गया है अनुसूची 8वीं में। और इस बात को याद रखना कि इसमें हिंदी जो विषय आता है, हिंदी भाषा जो आता है, ये भारत का राजकीय भाषा है। क्या है? भारत का राजकीय भाषा के रूप में इसको दर्जा दिया गया है। 9वीं अनुसूची है कि पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। डायरेक्ट यहां से प्रश्न रहेगा, 1 नंबर तो यहां से आप लोगों के बन जाएंगे कि पहला अनुसूची यहाँ पे कौन सा है जिसमें पहला संविधान संशोधन किया गया। तो 1951 में एक संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में क्या किया गया? 1985 में 10वीं अनुसूची होता है और इसमें 52वें संशोधन किया गया 10वीं अनुसूची में। और ये दल बल संबंधी प्रावधान था। क्या था? दल बल संबंधी प्रावधान था। 11वीं अनुसूची में कहा गया है, 11वीं अनुसूची आप लोगों का 29 विषयों का इसमें उल्लेख है। इसमें 29 विषयों का उल्लेख है और ये पंचायती राज संस्थानों के लिए यहाँ पे उल्लेख किया गया। इसमें 11वीं अनुसूची में 93 संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया। तो डेट जो होता है ना, उसको आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों के डेट से ही बनते हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पे आता है भारतीय संविधान एवं संघीय संविधान है। इसलिए संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों में विभाजन किया गया है। इस विभाजन का स्पष्ट उल्लेख के लिए 3 यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले भारत जो है ये एक संघ की सूची है। भारतीय संविधान जो है एक संघीय संविधान है। इसमें टोटल 28 स्टेट आते हैं और 8 यूनियन टेरिटरी आते हैं वर्तमान में। तो यहाँ पे पहले संघ सूची आता है, फिर राज्य सूची आता है, फिर समावर्ती सूची आता है। तो एक एक चीजों को हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे संघ सूची के बारे में। तो संघ सूची क्या होता है? राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। इन विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद में प्रदान किया गया है। और संघ सूची के विषय क्या क्या है? तो वर्तमान समय में संघ सूची में कुल 100 विषय में 100 विषय सम्मिलित है, जिसमें सेना आता है, रक्षा आता है, विदेशी मामले आते हैं, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार, मुद्रा, करेंसी, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक, ये सब सभी चीजें, जनगणना, ये सब सभी चीजें आप लोगों का संघ सूची के विषय में आता है। तो एक बात को याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट एक प्रश्न आप लोगों का बनेगा। डायरेक्ट एक प्रश्न यहाँ पे आप लोगों का बनेगा कि मुद्रा और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये किस संघ सूची के विषय है? तो संघ सूची के विषय है। इस बात को याद रखोगे। वर्तमान में टोटल 100 विषय हैं संघ सूची में, और ये सभी चीजों को नोट कर लीजिएगा। यहीं से आप लोगों का प्रश्न बनता है, यहीं से आप लोगों का प्रश्न बनता है। आगे देखेंगे, यहाँ पे आगे आ जाता है राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट। तो क्षेत्रीय महत्व से संबंधित विषयों को वरीयता देते हुए संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है। राज्य सूची के विषय आते हैं। राज्य सूची में टोटल 61 विषय हैं, जिसके तहत न्यायालय आ जाता है यानी कोर्ट आ जाता है। यहाँ पे
राज्य पुलिस आ जाता है, जिला आ जाता है, अस्पताल आ जाता है, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, वन, वाट एवं नाप इत्यादि। ये सभी चीजें आप लोगों का डायरेक्ट राज्य की सूची में आता है। तो राज्य में कोई भी न्यायालय हो वो राज्य की सूची में आता है। तो प्रश्न तो बेसिकली ऐसा रहेगा कि राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो 61 विषय हैं। तो इस बात को याद रख लेना कि कौन कौन से विषय हैं। डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग समावर्ती सूची। तो समावर्ती सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती है। यानी समावर्ती सूची यह होता है जिसमें राज्य सरकार का भी वहां पे क्या हो काम कर सकती है और केंद्र सरकार भी काम कर सकती है। तो दोनों सरकार द्वारा बनाए गए कानून में गतिरोध उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार के कानून को मान्यता प्रदान की गई है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को लागू करते ही राज्य सरकार का कानून ही समाप्त मान लिया जाता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की अधियाचना जारी नहीं की जाती है। इस बात को आप लोग याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अब समावर्ती सूची में भी बहुत सारे विषय आ जाते हैं। तो वर्तमान समय में जो समावर्ती सूची में विषय आते हैं ये 52 विषय है। बात को समझ लेना, नोट कर लेना। 52 विषय आते हैं जिनमें शिक्षा आ जाता है, दीवानी आ जाता है, फौजीदारी, मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक सामाजिक नियोजन, उसके बाद प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाट माप इत्यादि। ये सभी चीजें, ये जितने भी चीजों आप लोगों को दिख रही है ये समावर्ती सूची के अंतर्गत आती है। वर्तमान में समावर्ती सूची में 52 विषय हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मूल अधिकार। संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मूल अधिकार, जिससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो मूल अधिकार क्या होता है? वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक अधिकार, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता उसको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है। कितना? 7 मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है। किंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। इस बात को याद रखिएगा। जैसे कि कोई भी संपत्ति होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो हमारा मूल अधिकार है। लेकिन 44वें संशोधन जब हुआ था संविधान सभा का, संविधान संशोधन में, तो 1979 में हुआ था, तो उसमें इसको समाप्त कर दिया गया। तो यहां से एक प्रश्न बन जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे इस प्रकार से पहले आप लोगों का टोटल 7 मूल अधिकार था, संपत्ति को जब ऐड किया गया था तब, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद अभी वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं इंडिया में। समानता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार देता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। तो ये सभी मूल अधिकार है। ये सभी क्या है? मूल अधिकार है। एक एक चीज को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार आता है। तो समानता का अधिकार क्या होता है? कानून के समक्ष समानता है। ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे किसी के साथ भेदभाव आप नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 15 के आधार पे कहा गया है। राज्य के अधीन नागरिकों का समान अवसर, ये अनुच्छेद 16 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोगों का चौथा, 5वां में भी देख लीजिएगा, उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 में है। ठीक है। ये सब आप लोग निषेध 17 अनुच्छेद जो आ जाता है, इंपॉर्टेंट बातें, उसको आप लोग देख लोगे। समानता का अधिकार आप लोगों को कहाँ देता है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 22, समानता का अनुच्छेद 19 से 22 में आप लोगों का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले आता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बाद अस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। यानी अगर आप कोई संघ का निर्माण करते हैं या समुदाय का निर्माण करते हैं तो उसका आपके पास फ्रीडम है। अगर आपके पास अस्त्र रहित है तो आप शांतिपूर्ण कहीं पे भी प्रोटेस्ट कर सकते हो। ठीक है, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो, तो उसको आप लोगों को स्वतंत्रता मिला है। विचार अपना रख सकते हो। ठीक है, उसका भी आप लोगों को स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है भारत राज्य क्षेत्र
यहाँ पे भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी भारत में आप कहीं भी स्टेट में जाते हो तो वहां पे आप रह सकते हो, उसका आप लोगों को स्वतंत्रता मिला गया है। ठीक है, कहीं भी आप घूमने जा सकते हो। भारत राज्य क्षेत्र में निवास की स्वतंत्रता दिया गया है। अवैध उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता आप लोगों को दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ शब्द निषेध ठहराया गया, जिसका उल्लेख विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण अपवाद है राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से। तो ये जो भी आता है आप लोगों का, जैसे कि इसमें आ जाता है धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पे किसी से भी आप भेदभाव नहीं करेंगे, कोई भी इसमें भेदभाव नहीं करेगा। तो ये टोटल आप लोगों का 23 से 24 में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, इसमें आप लोग नोट कर लेना स्टार लगा के, सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का निषेध, देखिए इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। इसका भी इसमें वर्ण किया गया है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे कामों में या फिर कारखानों में उसको काम नहीं किया जा सकता है। इस बात को याद रखना, ठीक है, नहीं तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आप लोगों का स्टार मार्क लगा लेना, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से तो आप लोगों का एक क्वेश्चन आप लोगों से बन ही जाएगा। अब यहाँ पे आता है आप लोगों का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से 28 में है। इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें आप लोगों का कहा गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। धार्मिक मामले का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है, यानी धार्मिक मामले का आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रचार की स्वतंत्रता है, प्रचार कर सकते हो। अनुच्छेद 27, किसी विशिष्ट धर्म के लिए कारों के संदेह के बारे में स्वतंत्रता है 27 में। राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा यहाँ पे अनुच्छेद 28 में है। और संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार किसमें है, ये भी बता देता हूं। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 30 में है। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृत सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। इस बात को आप लोग याद रखोगे। यह अनुच्छेद 29 से 30 तक कहा गया है। अब यहाँ पे आगे आ जाता है आप लोगों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में कहा गया है। यह एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। और दूसरा है आप लोगों का नीति निर्देश तत्व। भारत की धारा 36 से 51 तक राज्य की नीति के निर्देश तत्वों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देश तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाएगा कि नीति निर्देश तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और उसके बाद इसमें कुछ प्रमुख अनुच्छेद आ जाते हैं, जैसे अनुच्छेद 36 में आता है कि राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 37 में आता है कि नीति निर्देश तत्वों के हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है। इस बात को भी याद रखना। अनुच्छेद 38 आ जाता है कि लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ से डायरेक्ट एक प्रश्न बनेगा कि नीति निर्देश तत्व जो है वो किस संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और संविधान की धारा 36 से 51 तक राजनीति के निर्देश तत्वों का वर्ण किया गया है। इस बात को भी याद रखना। तो ये आप लोगों का एक प्रश्न यहाँ से तो बन ही जाएगा आप लोगों का। अब यहाँ पे आ जाता है अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देकर उन्हें शक्तियां प्रदान करेगा। अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 का क कहता है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद
50 कहता है कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण करेगा। अनुच्छेद 51 कहता है कि भारत की विदेश नीति का वर्ण जो शांतिपूर्ण तथा अंतर्राष्ट्रीय पंच निर्णयों पर आधारित है। तो यहाँ पे आप लोगों का इस बात को याद रखना, टोटल आप लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1 से 395 तक अनुच्छेद है। हर एक अनुच्छेद को डिटेल पूर्वक इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। अब आ जाता है संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होता है? तो आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन किया गया था और 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। इस बात को याद रखना। तो यहाँ से एक प्रश्न यहाँ से बनता है आप लोगों का कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेशन कब किया गया? तो 1976 में किया गया। और दूसरा कि कौन से संशोधन में किया गया? तो 42वें संशोधन में किया गया। इसमें पूर्व मूल संविधान के मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था, परंतु मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। भाई यहां से भी एक प्रश्न बन जाता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है यानी विश्व के कौन से देश के संविधान से लिया गया? तो ये रूस के यानी रशिया के संविधान से लिया गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 मौलिक कर्तव्य जो है 2002 में यहाँ पे 86 संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। ये 11 मौलिक कर्तव्य इस प्रकार है। एक एक मौलिक कर्तव्य को हम लोग डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया है कि संविधान का टोटल यह वीडियो निचोड़ है, तो एक एक चीजों को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तो वीडियो में एंड तक जरूर बनोगे। तो ये समझ लो, यहाँ से 3 प्रश्न बन जाते हैं। पहला ऐसा रहेगा कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान संशोधन में समावेश किया गया? तो 42वें संविधान में। कब किया गया? 1976 में किया गया। और फिर विश्व के कौन से ऐसा देश है जिसके संविधान से इंडिया के संविधान में मूल कर्तव्य को लिया गया? तो ये रूस के संविधान से लिया गया। इस बात को याद रखना। तो 3 प्रश्न तो यहाँ से ऐसे ही बन जाते हैं, लेकिन बेसिकली यही प्रश्न आपका रहेगा। ठीक है, पे आ जाता है आप लोगों का कि हमारा मूल कर्तव्य क्या क्या है। तो देखिए, संविधान का पालन तथा उसके आदर्श संस्थानों और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना है। दूसरा में उल्लेख्य है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना है। तीसरा है कि भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। और चौथा है कि देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा करना है। भारत के लोगों में समरसता और यहाँ पे भावनाओं का विकास करना है। फिर संस्कृति, गौरवशाली परंपराओं की रक्षा, ठीक है, परंपरा की रक्षा करना है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव दिखाना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान जन का विकास, सार्वजनिक यहाँ पे संपत्ति की रक्षा, यहाँ पे समापत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों का जो ये मेन मूल कर्तव्य में सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ से प्रश्न बनेगा, पहला ये बनेगा 11वें में कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करना, ये आप लोगों का मूल कर्तव्य दिया गया है 11वें में। तो यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनेगा, एक प्रश्न तो यहाँ से बनेगा आप लोगों का। तो इस बात को आप लोग क्या करना, याद रखना। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आगे आता है आप लोगों का संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, सबसे इंपॉर्टेंट संविधान अब यहीं से शुरू होता है। तो भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 के 1 के द्वारा कहा गया है। तो भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, अतः राष्ट्रपति नाम पात्र की कार्यपालिका है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है ये नाम मात्र की कार्यपालिका है। सबसे जो वास्तविक मंत्रिमंडल जिसके पास है, यानी सबसे जो वास्तविक मंत्रिमंडल या कार्यपालिका जिसके पास है, ये प्रधानमंत्री के पास है। तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति जो होता है ये देश का संवैधानिक प्रधान होता है। प्लस राष्ट्रपति
भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। तो इस बात को भी याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या क्या होती है। तो देखो भाई, राष्ट्रपति यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि संविधान के अनुच्छेद कितनावे में कहा गया है, कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है कि आप लोगों का राष्ट्रपति बन सकते हैं, किसके योग्य है। तो 58 के द्वारा कहा गया है, 58 के द्वारा कहा गया है। और अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली बात कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा बात कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, तो उसी को राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब यहाँ पे आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल क्या होता है। तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पांडिचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचन सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां से आप लोगों का प्रश्न बनता है। एक प्रश्न यहां से रहेगा कि कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये आप लोगों का अनुच्छेद 61 में कहा गया है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उत्क्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग सांसद द्वारा चलाए जाने वाली एक यहाँ पे न्यायिक प्रक्रिया होगी। तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाएगा ये एमपी लगाएगा, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करेगा, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाएगा। और एक बात को याद रखना, अभी तक ऐसा कोई अवसर नहीं मिला है कि कोई भी इंडिया के ऐसे यहाँ पे कोई ऐसे प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति है जिसपे महाभियोग लगा के उसको हटाया गया हो। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रक्रिया भी थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, महाभियोग का प्रस्ताव सांसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होना चाहिए। प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम से कम 1 से 4 सदस्य के हस्ताक्षर होना चाहिए और उसके बाद सदस्यों के कम से कम 2-3 बहुमत से पारित हो जाता है तो वो आगे की जांच के लिए दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। इस बात को याद रखना। तो पहला सदन और दूसरा सदन, ठीक है, इस बात को याद रखना। राष्ट्रपति को दूसरे सदन में स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। ठीक है, और यदि द्वितीय सदन में भी प्रथम सदन की भांति महाभियोग के प्रस्ताव को समस्त सदस्यों के कम से कम 2-3 बहुमत से स्वीकार कर लेता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति पद रिक्त समझा जाता है। अभी तक एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया हो। इस बात को याद रखना। एक पॉइंट तो यहाँ से आप लोगों का स्टार मार्क लगा के बना लेना कि अभी तक ऐसा कोई भी अवसर नहीं आया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटाया गया हो। यहाँ पे आता है आप लोगों का राष्ट्रपति की शक्तियां। तो राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है। तो अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। अतः इस रूप में उससे विधायी शक्तियां प्राप्त है। क्या प्राप्त है, विधायी शक्तियां प्राप्त है। इस बात को याद रखिएगा। आगे यहाँ पे है राष्ट्रपति सांसद के दोनों सदनों का आह्वान व सत्रवासन कर सकता है तथा लोकसभा को विघटित कर सकता है। प्रत्येक चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष में प्रथम अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है। सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ये अनुच्छेद 108 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 108 में वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 तथा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडिया को मनोनीत करता है। इस बात को याद रखना है, एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। अब यहाँ पे आता है आप लोगों का राष्ट्रपति आपात अपबंध। तो भारतीय संविधान में आपात अपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपात, ये अनुच्छेद 352 में कहा गया है। तो यहाँ से पहला प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रीय आपात अपबंध जो है ये भारतीय के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला अनुच्छेद 352 में, और राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। तो 3 प्रश्न तो यहीं से बन जाते हैं। रेड वाला जो नोटबुक है
यानी इसको आप लोग नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। फिर आपात अपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। डायरेक्ट प्रश्न रहेगा कि राष्ट्रीय आपात अपबंध कौन सा अधिनियम से लिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। उसके बाद फिर भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित वो बंद उल्लेख है। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। तो यहाँ से देखो भाई 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है राष्ट्रपति आपात अपबंध। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे संघीय विधायिका या सांसद। तो भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार स्तंभ संघीय विधायिका या सांसद है, यानी लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट है। तो इसका बंध संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 123 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है संघ के लिए एक सांसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम है, जैसे कि 2 सदन होता है मूल रूप से, एक होता है आप लोगों का राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। तो ये दोनों जो है आप लोगों का इधर आ जाता है, राज्यसभा और लोकसभा। तो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी। 1935 में भारतीय शासन अधिनियम में केंद्र में व्यवस्थापिका का स्थापना किया गया था। इस बात को याद रखोगे, ठीक है। कब किया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था, तो व्यवस्थापिका का स्थापना, इस बात को याद रखना। अब यहाँ पे आप लोगों का आ जाता है लोकसभा का गठन। तो लोकसभा का गठन कब हुआ? तो लोकसभा का गठन देखिए, लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 आर्टिकल 81 में किया गया। तो डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनेगा कि लोकसभा का जो गठन है वो कौन से अनुच्छेद में इसका वर्ण किया गया है? तो आर्टिकल 81 में। और इसमें टोटल अनुच्छेद 81 के तहत मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यता का जो संख्या है ये 500 निश्चित की गई थी। पहले इसमें 500 निश्चित की गई थी, लेकिन समय समय पे वृद्धि की गई और यहाँ पे 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो इस बात को याद रखना। डायरेक्ट यहां से आप लोगों का 3 प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न ऐसा रहेगा कि भारत में पहले आप लोगों का लोकसभा में कितने सदस्य की संख्या थी? तो 500 सदस्य की संख्या थी। उसके बाद फिर इसमें कितना वृद्धि किया गया और कौन से संविधान संशोधन में किया गया? तो 31वें संविधान संशोधन में 1976 के अनुसार 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई। परंतु अब गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 525 हो सकती है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मताधिकार के आधार पे होता है। तो ये लोकसभा का गठन आप लोगों का आ जाता है। 4 से 5 प्रश्न बनते हैं, नोटबुक में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इससे। यहाँ पे आप लोगों का आ जाता है कि लोकसभा की शक्तियां। तो लोकसभा सांसद का निम्न सदन है, किंतु वह राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। इस बात को याद रखना। लोकसभा जो होता है ये सांसद का निम्न सदन होता है, लेकिन राज्यसभा से वो बहुत शक्तिशाली होता है। यह जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। इसकी शक्तियों का कार्य कैसा होता है? तो व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति है, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, संवैधानिक संशोधन की शक्ति है, ठीक है, अन्य शक्तियां हैं। तो यहाँ से देखिए पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट को देखिए कि सदन में दोनों सदनों में से कोई भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा सकती है। यदि राज्यसभा महाभियोग लगाती है तो लोकसभा आरोपों की जांच करती है। देखिए राष्ट्रपति पे अगर कोई भी महाभियोग लगता है तो सबसे पहले अगर राज्यसभा लगाएगी तो उसमें लोकसभा जांच करेगी वो आरोप पे कि वो सही है या नहीं है। और अनुच्छेद 124 के 4 के अनुसार कहता है कि लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर उच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कदाचार या असमर्थता
के आधार पर यहाँ पे करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या क्या प्रावधान है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है और फिर लोकसभा में नहीं। इस बात को याद रखना, राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति को, लेकिन लोकसभा में नहीं किया जाता है। आ जाता है आप लोगों का राज्यसभा का गठन। तो देखिए, राज्यसभा को भारतीय संसद का द्वितीय यानी सेकेंडरी चैम्बर कहता है, या उच्च सदन यानी अपर हाउस भी कहा जाता है। इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। ये सदस्य राज्यों और संघ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अनुच्छेद 80 के 1 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति के आदमी होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो। और वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। 233 सदस्य विभिन्न राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से रूप से यहाँ पे क्या करते हैं, निर्वाचन किए जाते हैं। शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इस बात को याद रखना, ये आप लोगों का 12 सदस्य जो होता है ये राष्ट्रपति का आदमी होता है, और इसको कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा का और सहकारिता का विशेष ज्ञान होता है। ठीक है। इन सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मन प्रणाली तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पदाधिति के अनुसार और खुले मतदान से संघ के विभिन्न राज्य और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का सभापति क्या होता है, यानी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो देखिए, राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। एक होता है सभापति जिसको हम चेयरमैन कहते हैं, और दूसरा होता है उपसभापति जिसको हम डिप्टी चेयरमैन कहते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उसका कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। तो इस बात को याद रखिए। आगे यहाँ पे आ जाता है आप लोगों का राज्यसभा की शक्तियां, यानी राज्यसभा को शक्ति क्या क्या दी गई है। तो देखिए, वित्तीय शक्ति दी गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 109 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, या केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। जब लोकसभा किसी धन विधेयक की पारित कर देती है तो वह राज्यसभा के पास उसकी सिफारिश लिए भेजा जाता है। राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। ये होता है राज्यसभा की शक्ति। ठीक है, राज्यसभा की शक्ति, इस बात को याद रखिएगा। आगे आता है संविधान में संशोधन की शक्ति, यानी संविधान में कोई भी आप लोगों का अमेंडमेंट होता है, संविधान में कोई भी संशोधन होता है, तो वो पावर किसके पास होती है कि संविधान में संशोधन कर दे। तो संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है। इस बात को याद रखना, राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है। लोकसभा से पारित संशोधन विधेयक तभी स्वीकृत समझा जाएगा जब वह राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाए। संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा की असहमति होने पर संशोधन विधेयक अस्वीकार समझा जाएगा। ठीक है, संशोधन विधेयक अस्वीकार समझा जाएगा अगर राज्यसभा की असहमति हो तो। और आपातकाल संबंधी शक्ति भी आता है, यानी इमरजेंसी पावर भी आता है। तो देखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति दोनों सदनों के द्वारा अनिवार्य है। यदि घोषणा उस समय की गई हो जब लोकसभा विघटित हो गई हो तो उस समय घोषणा का राज्यसभा द्वारा स्वीकृति होना अनिवार्य है। इस बात को याद रखना, तब आपातकाल संबंधी शक्ति होता है। आप लोगों का संविधान का यहाँ पे प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर का क्या क्या पावर है। तो देखिए, संविधान में आप लोगों का संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन व नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। सदन में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। वह सबसे बड़े दल का नेता या गठबंधन को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित व उन्हें 1 माह के भीतर संसद में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। इस बात को याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 74 से 75 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री परिषद के गठन और उसके कार्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ठीक है, स्टार लगा के आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा।
हर जो भी हमने पढ़ा वो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और आप लोगों का प्रधानमंत्री था। अब यहाँ से शुरू होता है राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 193 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। राज्य कार्यपालिका में मुख्य राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं व राज्य का महाधिवक्ता शामिल होते हैं। अनुच्छेद 154 राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होगा, वह यह कार्य स्वयं या अपने द्वारा करता है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 162 राज्यपाल के कार्यपालिकीय शक्ति का विस्तार राज्य सूची पर बने विधेयों तक है। राज्य का शासन संचालन राज्यपाल के नाम से होता है, वह राज्य प्रशासन का अध्यक्ष होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि राज्य के प्रशासन के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? राज्य के जो संचालन होते हैं उनका नाम राज्यपाल होता है और प्रशासन के जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्यपाल होते हैं और राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। इस बात को याद रखिएगा। करते हैं कि राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या है, यानी पावर ऑफ गवर्नर। तो राज्य सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। पहली बात, राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति व उनके मध्य मंत्रियों का वितरण करता है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकती है और राज्य से प्रशासनिक कार्य संबंधी जानकारी मांग सकता है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, अतः इस रूप में उसे विधायी शक्तियां प्राप्त है। राज्यपाल सांसद के दोनों सदनों का आह्वान व सत्रवासन कर सकता है तथा विधानसभा को विघटित कर सकता है। धन विधेयक राज्यपाल से ही सांसद में प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखेंगे, अनुदान या वित्त की कोई भी मांग राज्यपाल की सिफारिश के बिना नहीं की जाती। उच्च न्यायालय की सलाह से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो देखिए, ये तो मेन पॉइंट आप लोगों का, इसमें 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। पहला ये बनेगा कि मुख्यमंत्री का जो यहाँ पे नियुक्ति करता है वो कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अब यहाँ पे रहेगा कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट। जैसे कोई यूपी का हाईकोर्ट है या फिर बिहार का हाईकोर्ट है तो उसका जो न्यायाधीश होगा उसका नियुक्ति कौन करेगा? तो ये राज्यपाल करेगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है आप लोगों का मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर। तो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल सदन में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। एक अनुच्छेद 164 के अनुसार यह कहता है कि राज्यपाल सदन में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, किंतु सदन में किसी को भी स्पष्ट बहुमत न मिलने पर वह अपने विवेकाधिकार से सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेताओं को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। जैसे राष्ट्रपति जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर का नियुक्ति करता है, उसी टाइप से जो ये आप लोगों का चीफ मिनिस्टर होता है, मतलब ये जो आप लोगों का गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, वो किसकी नियुक्ति करता है? तो आप लोगों का मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। इस बात को याद रखिएगा। अब आता है कार्य और शक्ति क्या क्या है मुख्यमंत्री के पास। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है वह, और मुख्यमंत्री की सलाह से ही उन्हें पदच्युत कर सकता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल व मंत्री परिषद के मध्य संवाद का मुख्य तंत्र है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने व सत्रवासन करने संबंधी सलाह देता है। मुख्यमंत्री की सलाह अनुसार राज्यपाल किसी भी समय विधानसभा को विघटित कर सकता है। मुख्यमंत्री की सलाह अनुसार राज्यपाल जो होता है वो किसी भी समय विधानसभा को विघटित कर सकता है। इस बात को आप लोग याद रखोगे। ये होता है पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर, यानी मुख्यमंत्री के पास क्या क्या पावर है। जाता है राज्य विधानसभा। अब आ जाता है आप लोगों के पास क्या? राज्य विधानसभा यानी स्टेट असेंबली। तो राज्य विधानसभा के सदस्य प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। विधानसभा में प्रतिनिधियों की संख्या राज्य की जनसंख्याओं के आधार पर निर्धारित होती है और विधानसभा में प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या 500 व न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गई है, किंतु कुछ राज्यों हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश आ जाता है आप लोगों का, जैसे सिक्किम आ जाता है, जैसे गोवा आ जाता है। तो ये सब में विधानसभा, ये सभी में विधानसभा प्रतिनिधियों की संख्या
30 और मिजोरम व नागालैंड के लिए क्रमश 40 व 46 है। तो इस बात को याद रखिएगा, मेन पॉइंट यही से आता है, पूछा जाएगा कि राज्य विधानसभा में कौन कौन से ऐसे स्टेट आते हैं जिसमें विशेष प्रावधान किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, सिक्किम आ जाता है, गोवा आ जाता है, ये सभी में विशेष यहाँ पे प्रावधान किया गया है, विशेष प्रावधान किया गया है, ठीक है, निर्वाचन के लिए। आ जाता है आप लोगों का अनुच्छेद 172। तो अनुच्छेद 172 के अंतर्गत राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है, किंतु इस निश्चित समय से पूर्व भी राज्यपाल द्वारा विधानसभा को भंग किया जा सकता है। और इसमें राज्यसभा के लिए कुछ प्रावधान भी दिया गया है, जैसे अनुच्छेद 246 में कहता है कि सांसद को 7वीं अनुसूची की सूची 1 में प्रगणित विषयों पर विधि बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 248 में कहता है कि अविष्ट शक्तियां संवाद के पास। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति सांसद के पास। अनुच्छेद 250 में कहता है यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति सांसद के पास है। इस बात को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद यहाँ पे 252 कहता है, अनुच्छेद यहाँ पे 252 कहता है कि 2 या अधिक राज्य के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की सांसद की शक्ति यहाँ पे है। अनुच्छेद 257 कहता है, अनुच्छेद 257 संघ की कार्यपालिका किसी राज्य को निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद 257 का क कहता है कि संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्य की सहायता। अनुच्छेद 263 कहता है, अनुच्छेद 263 कहता है कि अंतर राज्य परिषद का प्रावधान। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग पंचायती राज। पंचायती राज आखिर आप लोगों का होता क्या है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग पंचायती राज। तो देखिए यहाँ पे राजीव गांधी सरकार जब थी तो उस समय पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दिलाने हेतु वर्ष 1989 में सरकार द्वारा विधेयक संसद में पेश किया गया, जो लोकसभा में तो पारित हो गई किंतु राज्यसभा में पारित नहीं हो सकी। इस बात को याद रखिएगा। पंचायती राज आप लोगों का राजीव गांधी जी के जब सरकार था उसी समय 1989 में यह प्रस्ताव किया गया था, और उसी समय आप लोगों का क्या किया गया था, इसका प्रस्ताव रखा गया था, विधेयक संसद में पेश किया गया था। तो जब लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में जब इसको पारित नहीं किया गया था, इस बात को याद रखिएगा, नहीं पारित हो सका क्योंकि इसमें केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान था। अब यहाँ पे फिर आता है वीपी सिंह सरकार। जब वीपी सिंह सरकार आती है तो वर्ष 1990 में पंचायतों से संबंधित एक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, किंतु सरकार गिर जाने के साथ ही विधेयक भी समाप्त हो गई, तो पंचायती राज नहीं हो सका। फिर इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 पंचायत राज अनुच्छेद 243 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नई 11 अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तु शामिल है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि राजीव गांधी जी की जब समय 1989 में इसका प्रस्ताव रखा गया था, लोकसभा में रखा गया था, लेकिन जब राज्यसभा की बारी आई तो राज्यसभा में जब पारित किया गया तो ये नहीं हो सका था। फिर वीपी सिंह आया, वीपी सिंह का जब सरकार आया तो ये 1990 में इसको रखा गया, ठीक है, पंचायती राज के बारे में प्रावधान। तो इसके समय में इनकी सरकार गिर गई, उसके बाद फिर इस टाइम में ये हुआ। तो ये सब मेन पॉइंट आता है, थोड़ा नोट कर लीजिएगा इस सब को। अब आता है यहाँ पे आप लोगों का पंचायती राज की प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए ग्राम सभा का गठन है, उसके बाद यहाँ पे ग्राम सभा का गठन है, उसके बाद फिर आप लोगों का त्रिस्तरीय प्रणाली है, सदस्यों व अध्यक्ष का चुनाव है, आरक्षण का है, उसके बाद पंचायती राज का विकास भी है। यहाँ पे देख सकते हैं बलवंत राय मेहता समिति बनाया गया। वर्ष 1957 में भारत सरकार द्वारा बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के कार्यों की समीक्षा व उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए इस समिति का गठन किया गया। इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, जिसमें पंचायती राज के रूप में जाना गया। तो इस बात को याद रखिएगा, ये सब जो आप लोगों का मेन पॉइंट होता है ना, जैसे 1952 में आप लोगों का क्या किया गया, तो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता की गई, फिर 1953। तो ये सब जो मेन पॉइंट होता है ना, इस सबको थोड़ा स्टार मार्क लगा के एक एक लाइन में लिख लीजिएगा कि ये चीज हुआ इस घटना पे, ये चीज हुआ इस घटना में, ताकि बाद में जब आप लोग रिकॉल कीजिएगा तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाता है आप लोगों के पास पंचायती राज पदाधिकारी की स्थापना तथा ये तीनों स्तर आपस में क्या किए गए,
यहाँ पे चुनाव के गठन के द्वारा जोड़े होना चाहिए। तो गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। तो समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्र विकास परिषद द्वारा अक्टूबर 1959 को नागौर जिला यानी जयपुर राजस्थान देश का पहला राज्य बना जिसमें सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। भाई अगर डेट याद नहीं रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद जरूर रखना, यहाँ से डायरेक्ट एक प्रश्न बनेगा कि भारत में ऐसा कौन सा देश बना, मतलब भारत देश में ऐसा कौन सा राज्य बना जो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किया, जिसको लागू किया। तो ये उनमें में किया, पूरा डेट याद रखना, स्टार लगा लेना। और ये नागौर जिला जयपुर राजस्थान में किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत थे, इस बात को याद रखोगे जो पहले नेक्स्ट पेज पे बताया था। ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश 1959 ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, यानी आंध्र प्रदेश ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया 1959 में। पहले भारत में अगर पहली बार पूछे तो ये 2 अक्टूबर 1959 में किया गया आप लोगों का, किसके द्वारा? तो जयपुर राजस्थान नागौर जिला में किया गया था बलवंत जी के द्वारा। और उसके बाद 1959 में आप लोगों का आंध्र प्रदेश में किया गया। लेकिन भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया राजस्थान में, जो देश का सबसे पहला लागू करने वाला राज्य बना, और दूसरा राज्य बना आंध्र प्रदेश 1959 में किया गया। तो इस बात को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है आप लोगों के लिए, स्टार मार्क इसमें लगा लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है आप लोगों का नगर पालिका। नगर पालिका यानी होता है म्युनिसिपैलिटी। तो नगर पालिका यानी क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे 74वें संशोधन यानी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1900 है नगर पालिका का। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, 9A कार्यपालिका जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके अंतर्गत पंचायतों की 18 कार्यकारी विषय वस्तु शामिल है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य 3 प्रकार की नगर पालिका की संरचना का अपबंध करता है। इस बात को याद रखोगे। तो पहला जो आ जाता है नगर पंचायत, वह क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं। दूसरा आता है नगर पालिका परिषद, छोटे शहरी क्षेत्र। और फिर आता है नगर निगम, जो बड़े शहरी क्षेत्र होते हैं। ये आता है नगर पालिका। नगर पालिका आप लोगों का ये 3 आ जाता है। और नगर पालिका जो प्रधान है ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया और 1992 में जोड़ा गया। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय यानी होता है हाई कोर्ट। तो देखिए संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक हाईकोर्ट का प्रावधान है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्चतम न्यायालय होना चाहिए, यानी उच्च न्यायालय होना चाहिए, यानी हाईकोर्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे अनुच्छेद 230 के अनुसार सांसद विधि द्वारा बनाकर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार संघ राज्य तक कर सकता है। अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद विधि बनाकर 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था कर सकती है। अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगी जिन्हें राष्ट्रपति जी समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक के समझे। तो इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ से पहले टोटली ये प्रश्न बनेगा कि उच्च न्यायालय का संविधान के किस भाग में इसका जिक्र किया गया है कि उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में होना चाहिए। तो संविधान के अनुच्छेद भाग 6 में इसका प्रावधान है और ये अनुच्छेद 214 में कहता है, 214 से 231 में कहता है। तो ये तो बेसिकली अनुच्छेद आ जाता है जिसको आप लोग रट भी लोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन एक मेन पॉइंट आता है कि हर बार एग्जाम में प्रश्न इससे ही पूछे जाते हैं। अगर इससे नहीं पूछे जाएंगे तो इससे पूछे जाएंगे कि भारत में टोटल कितना उच्च न्यायालय है, बताइए। हर एक स्टेट में भारत में कितना टोटल उच्च न्यायालय है। तो आप लोग सोचेंगे कि टोटल इंडिया में तो 28 स्टेट है भाई, 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, तो 28 कर देते हैं क्योंकि राज्य में तो 28 उच्च न्यायालय है। तो देखिए भारत में टोटल उच्च न्यायालय जो है ये 25 उच्च न्यायालय है भारत में।
उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया है कि भारत में एकल न्यायालय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय यानी एससी यानी सुप्रीम कोर्ट व उसके अधीन 25 उच्च न्यायालय हैं। तो मैंने पहले स्लाइड पे बताया कि टोटल इंडिया में जो बात कर ले वो आप लोगों का 25 उच्च न्यायालय है हर एक राज्य में। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया, यहां से प्रश्न बनते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत वर्ष 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उस समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश थी। वर्तमान समय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 24 मुख्य न्यायाधीश प्लस न्यायाधीश जो है यहाँ पे 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इसे फरवरी 2009 में संविधान संशोधन 2008 के अंतर्गत इनकी संख्या 26 से बढ़ाकर 33 कर दी गई। इस संदर्भ में अन्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 1956 में 10, यहाँ पे आप लोगों का 10 1960 में, 13 1977 में, 18 1986 में और 26 व 29 में बढ़ाकर 31 और अब 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। तो इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे आ जाता है आप लोगों का भारतीय नागरिकता। तो भारतीय नागरिकता यानी क्या होता है, नागरिक और इससे जुड़े हुए कानून केंद्र सूची के विषय हैं, इसलिए इन पर कानून बनाने का हक केवल केंद्र सरकार के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता के बारे में कानून बनाए गए हैं। तो डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक भारतीय नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। तो इस बात को आप लोग याद रखोगे। और फिर आता है लोक सेवा आयोग यानी क्या होता है। तो देखिए डायरेक्टली प्रश्न यहां से बनता है कि चीन ने सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षाएं करवाई। तो सबसे पहले यह पूछेगा कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जो सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा करवाई। तो वो चाइना है, चीन है। तो 1800 एक्ट में इंग्लैंड में प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान था और 1919 के एक्ट में केंद्र से राज्यों के लिए अलग अलग आयोगों का प्रावधान था। इस बात को आप लोग याद रखोगे। तो इसी के द्वारा यहाँ पे लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया। अब संविधान में टोटल आप लोगों का 3 प्रकार का आयोग आता है। संविधान में 3 प्रकार का आयोग का वर्णन किया गया है। ये अनुच्छेद 315 में वर्णन किया गया है। डायरेक्टली प्रश्न यहां से बनेगा, स्टार लगा के नोट कर लेना। तो सबसे पहले आता है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर आता
प्रमुख संविधान संशोधन क्या क्या आ जाते हैं संविधान में। तो पहला जो संशोधन आप लोगों का किया गया था संविधान संशोधन, ये 1951 में किया गया था। 1951 में कहा गया कि इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9 अनुसूचियां को जोड़ा गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद फिर पहला तो आप लोगों का संविधान संशोधन 1951 में किया गया। फिर आप लोगों का 7 संविधान संशोधन यानी 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पे लिया हूं। तो 7वां संविधान संशोधन में यह जोड़ा गया कि इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया है। और फिर आप लोगों का 10वां संविधान संशोधन होता है 1961 में। तो इसके तहत जोड़ा गया कि इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। यानी जो दादर और नागर हवेली जिसको आज कहते हैं जो यूनियन टेरिटरी है, तो वो पहले पुर्तगालियों के अधीन था। फिर आप लोगों का संविधान संशोधन किया गया, 10वां संविधान संशोधन, और उसके बाद फिर इसको यूनियन टेरिटरी के रूप में रखा गया। फिर 12वां संविधान संशोधन होता है 1962 में। इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में विलय किया गया। फिर 14वां संविधान संशोधन होता है 1962 में। इसके द्वारा पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विलय किया गया। तो इस बात को याद रखना, जो भी आप लोगों का प्रमुख संविधान संशोधन किया गया वो यहाँ पे मेन टॉपिक लिया हूं जहां से प्रश्न बनते हैं। तो सभी में स्टार लगा लगा के एक एक चीज को नोट कर लेना है आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोगों का 18वां संविधान संशोधन होता है। 18वां संविधान संशोधन 1966 में होता है। इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको आप लोगों को नोट करके रख लेना है, स्टार लगा के रख लेना है। ठीक है, डायरेक्टली यहीं से प्रश्न बनते हैं। फिर आप लोगों का 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। फिर 24वां संविधान संशोधन होता है 1971 में। इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। तो इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ऐसा रहेगा कि सांसद को कौन से मौलिक अधिकार में संविधान संशोधन में ये बताया गया कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो ये 24वां संविधान संशोधन 1971 के अनुसार कहा गया है। फिर आप लोगों का 45वां संविधान संशोधन होता है 1974 में। इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 को होता है। इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। फिर आप लोगों का 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इस बात को याद रखिएगा। तो प्रश्न ऐसा पूछेगा कि अब तक का भारत में बड़ा संविधान संशोधन कौन है, तो इंदिरा गांधी जी के समय में किया गया था। ये 1976 में किया गया था। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई। तो इस बात को याद रखना कि कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिसको लघु संविधान का यहाँ पे दर्जा दिया गया, संज्ञा दिया गया। तो ये 42वां संविधान संशोधन था 1976 का। उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी ये इंदिरा गांधी थी। इस संविधान संशोधन में यहाँ पे 59 प्रावधान थे। इस बात को जाता है आप लोगों का यहाँ पे 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन आप लोगों का 1992 में हुआ। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया, इस बात को याद रखिएगा। फिर आप लोगों का 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। फिर आप लोगों का 74वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। तो 74वां जो आप लोगों का संविधान संशोधन किया गया ये 1992 में किया गया। इसके द्वारा
संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। फिर आप लोगों का यहाँ पे 84वां संविधान संशोधन किया गया। तो 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर आप लोगों का 86वां संविधान संशोधन हुआ, ये 2003 में किया गया। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया। तो ये सभी आप लोगों का आ जाता है, क्या आ जाता है, संविधान संशोधन। देखिए बहुत सारा संविधान संशोधन हुआ है, एक एक चीज को अगर आप बेहतर तरीके से रट लेते हो एग्जाम क्रैक कर जाएगा, कोई भी एग्जाम देते हो तो 100वां संविधान संशोधन में कहा गया, ये 2015 में हुआ और 2015 में ये कहा गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भूमि सीमा संधि के लिए 100वां संविधान किया गया। फिर 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया। 2016 में जीएसटी व्यवस्था लागू करने हेतु, यानी जीएसटी लागू व्यवस्था कब किया, 2016 में आप लोगों का जीएसटी व्यवस्था लागू किया गया। ये 101वां संविधान संशोधन है। तो ये तो एग्जाम में प्रश्न बनेगा ही, इससे 1 नंबर आप लोगों का पूछेगा, तो इसको याद रखोगे। फिर आप लोगों का 102वां संविधान संशोधन 2018 में होता है और 2018 में इस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी यानी क्या होता है, अदर बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक का दर्जा प्रदान किया गया। तो यहां से भी प्रश्न बनेगा, इसको भी आप लोग थोड़ा याद रखोगे, ठीक है। यहां से डायरेक्टली आप लोगों का प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे यहां पे देखेंगे कि 103वां संशोधन 2019 में किया गया और इस संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पे बात करें अगर 103वां संविधान संशोधन, तो ये 2019 में किया गया, एक बात है, और ये आप लोगों का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए था जो 2019 में किया गया, जिसको हम ईडब्ल्यूएस कहते हैं। ईडब्ल्यूएस यानी क्या होता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और इसी में ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे 103 जब 2019 में 103वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस के जितने भी उम्मीदवार थे उनको यहाँ पे 10% का आरक्षण का लाभ दिया गया। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न रहेगा, 1 नंबर तो यहाँ से बनेंगे, तो इसको याद रखना। फिर 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में होता है। 126वां संविधान संशोधन विधेयक दिसंबर 2019 को राज्यसभा में भारतीय संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया और इस विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति यानी अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ाया गया। मैंने जो भी आप लोगों को बताया, वहां तक जो भी मैंने आप लोगों को बताया, ये क्या था आप लोगों का संविधान का संशोधन, यानी संविधान में आप लोगों का संशोधन क्या क्या किया गया, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, अगर आप उसको थोड़ा याद कर लेते हैं मेहनत करके, तो आपका कोई भी एग्जाम अगर आप सेंट्रल लेवल पे देते हो या स्टेट पीसीएस देते हो तो आराम से आपका निकल जाएगा, कोई भी एग्जाम देते हो तो, ठीक है। क्योंकि वो संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि सबसे ज्यादा वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम कुछ भाग देखते हैं कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है। तो देखिए, संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 1 से 4। इसमें एक प्रावधान दिया गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र नए राज्य का निर्माण। भाग 2 में दिया गया है, यह अनुच्छेद 5 से 11 है, इसमें नागरिकता का वर्ण है। फिर भाग 3 में आप लोगों का 12 से 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्ण दिया गया है। फिर भाग 4 में आप लोगों का अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देश तत्व दिया गया है। फिर भाग 4 के ए में दिया गया है अनुच्छेद 51 के, इसमें मौलिक कर्तव्य दिया गया है। फिर भाग 5 में आप लोगों का अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ सरकार का वर्ण दिया गया है। फिर भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक दिया गया है, इसमें राज्य सरकार से संबंधित वर्ण किया गया है। फिर भाग 7 में अनुच्छेद 238 किया गया है, इसमें आप लोगों का 7वें संशोधन द्वारा संविधान से हटा दिया गया। देखिए, यहां से प्रश्न बनता है, एक प्रश्न यहां से बन जाएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट कर लेना, ठीक है, कि भाग 6 में
अनुच्छेद 238 में कहा गया कि 7वें संशोधन द्वारा संविधान से हटा दिया गया इस प्रावधान को। फिर भाग 8 में कहा गया कि अनुच्छेद 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। फिर भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 और तक कहा गया पंचायतें के बारे में। फिर भाग 9 में आप लोगों का अनुच्छेद 243 से 243 जेडीजी से नागरीय निकाय का यहाँ पे वर्ण है। फिर भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात अपबंध का वर्ण है। फिर भाग 2 में यानी भाग 20 में आप लोगों का अनुच्छेद 368 का वर्ण है, इसमें संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है। आप लोगों का भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का वर्णन दिया गया है और यहीं से आप लोगों को दिया गया है एमपी को शक्ति यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि यहाँ पे आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और भाग 22 में दिया गया है कि अनुच्छेद 243 से 395 तक यहाँ पे नाम प्रारंभ और निरसन हिंदी में यहाँ पे दिया गया है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो प्रश्न डायरेक्ट यहाँ से बन जाएगा कि भाग कौन सा भाग है जिसमें यहाँ पे संविधान का संशोधन का वर्णन दिया गया है। तो ये आप लोगों का अनुच्छेद 368 के तहत बताया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है और वो भी एमपी के द्वारा। ठीक है, बहुमत लेते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें ट्रिकी वाइज में देख लेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को। तो देखिए 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। तो भाग 1 में 1 से 4 तक आप लोगों का है, इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्ण दिया गया है। अनुच्छेद 1 में कहता है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में कहता है नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 में कहता है राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन। भाग 2 भाग 3 भाग 4 ये सब नागरिकता का वर्ण है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, ये सब तो हम पहले ही देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट यहां से आता है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया। इसमें समानता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा का संबंधी, ठीक है, बहुत सारी चीज आ जाते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अब राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास क्या क्या पावर है ये आपको ट्रिकी वाइज मैं बता रहा हूं। उधर जो बताया वो संविधान का निचोड़ था, लेकिन हम सिर्फ अब अनुच्छेद कर रहे हैं ट्रिकी वाइज में। तो भाग 52 से 151 तक दिया गया है राष्ट्रपति का वर्ण। इसमें अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है। अनुच्छेद 53 में शक्ति कार्य दिया गया है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन का वर्णन दिया गया है। भाग 6 में 152 से 237 तक राज्यपाल का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है। अनुच्छेद 154 में शक्ति कार्य का पद है और अनुच्छेद 155 में निर्वाचन का। ये आप लोगों का राज्यपाल और ये आप लोगों का राष्ट्रपति। तो इस बात को याद रखना। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा, ये ट्रिकी वाइज बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रपति को कौन सा अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगा दिया जा सकता है। तो ये आप लोगों का अनुच्छेद 61 के तहत। अगर राष्ट्रपति किसी को क्षमादान देती है तो वो किस अनुच्छेद के तहत देगी? 72 अनुच्छेद के तहत। अध्यादेश कौन से अनुच्छेद के तहत देगी? तो 123 के तहत। फिर सुप्रीम कोर्ट से सलाह कब लेगी? अनुच्छेद 143 के तहत। तो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में आता है। में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद है। फिर अनुच्छेद 64 में है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य किया गया है। तो ये वर्ण दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में। तो देखिए प्रधानमंत्री में आप लोगों का अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का पद का यहाँ पे वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन दिया गया है और मुख्यमंत्री में अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल का दिया गया है। फिर मुख्यमंत्री का पद दिया गया है 164 में। फिर अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्ण दिया गया है। फिर आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 79 में सांसद का है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। फिर अनुच्छेद 168 में विधानमंडल, अनुच्छेद 170 में विधानसभा, अनुच्छेद 175 में विधान परिषद, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बेसिकली अनुच्छेद हैं, जैसे कि अनुच्छेद 100 में निर्णय मत है, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है, अनुच्छेद 110 में धन अधिवेशन है, अनुच्छेद 112 में बजट है, अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान है और अनुच्छेद 117 में वित्त
विधेयक है। तो इस बात को याद रखिएगा, ये कुछ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का अनुच्छेद आता है कि किसमें क्या क्या चीज में वर्णन दिया गया है। इसके लिए हम तो डिटेल वाइज यहाँ से भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ है ये अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जो अधिकार मिला है ये अनुच्छेद 131 के तहत, और अनुच्छेद 148 में सीएजी की नियुक्ति। तो सीएजी का जो नियुक्ति का प्रावधान है ये अनुच्छेद 148 में दिया गया है, और यहाँ से 1 नंबर तो आपका बनता है, तो इसको स्टार लगा के याद रखोगे। जो भी अनुच्छेद बताया हो ना उसको सिर्फ आपको रट लेना है, रट लोगे काम चल जाएगा। हाईकोर्ट में अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाईकोर्ट का प्रावधान है। अनुच्छेद 216 में आप लोगों का हाईकोर्ट का गठन का प्रावधान है। केंद्र राज्य संबंधी भी है, जैसे अनुच्छेद 249 देखिएगा, अनुच्छेद 250, ये सभी चीजों के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से बात आती है कि प्रश्न ऐसा रहेगा कि अखिल भारतीय सेवा जो होता है वो कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो ये अनुच्छेद 312 में। यहाँ से एक प्रश्न बन जाएगा, और इसमें कौन कौन से पोस्ट आते हैं, तो इसमें आईएएस आते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस, तो ये सभी चीजें आप लोगों का अखिल भारतीय सेवा में आते हैं। यहाँ से 1 नंबर आप लोगों का बनता है। अखिल भारतीय सेवा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये लोग चुने जाते हैं, और ये केंद्र राज्य संबंधी का अनुच्छेद के तहत आते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। और अनुच्छेद 315 में कहता है कि संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा का आयोग। तो अगर कोई लोक सेवा आप स्टेट पीसीएस देते हो या यूपीएससी देते हो, सेंट्रल लेवल पे कोई भी एग्जाम देते हो, तो ये दोनों तो प्रश्न पूछ लिया ही जाता है। 2 नंबर का यहाँ से बन जाता है आपका प्रश्न। कुछ और बेसिकली चीजें हैं, जैसे निर्वाचन आयोग है, तो डायरेक्ट यहाँ से पूछेगा कि निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णन दिया गया है, तो अनुच्छेद 324 में दिया गया है। राजभाषा क्या है, तो देखिए अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा कहा गया है, और लिपि जो रहेगी वो देवनागरी लिपि रहेगी। इस बात को याद रखिएगा। राष्ट्रीय भाषा यहाँ पे इंडिया का कोई नहीं है, राज्य भाषा हिंदी रखा गया है। और आपातकाल के लिए अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाता है कि अनुच्छेद जो आप लोगों का है कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, तो 356 के तहत। और यहाँ से एक और प्रश्न रहेगा कि अनुच्छेद कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें राजभाषा का वर्णन दिया गया है, तो 343 के तहत। और संविधान संशोधन, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा आप लोगों का संविधान संशोधन है जिसमें आप लोगों का यहाँ पे संविधान संशोधन का वर्ण दिया गया है अनुच्छेद में, तो ये आप लोगों का जो दिया गया है ये अनुच्छेद 368 में दिया गया है। आज हमारा कंप्लीट होता है संपूर्ण भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था। हमने भारतीय संविधान का संपूर्ण निचोड़ देखा। जो भी आप लोग किताबों में पढ़ते हो या फिर कहीं भी पढ़ते हो, तो हमने एक ही वीडियो में टोटल कवर कर लिया। इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो यहाँ वीडियो खोले उसके बाद फिर वो आधा देख करके चले गए हों, लेकिन जो पूरा देखे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कम से कम तो 3 दोस्तों के पास अपना शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। और पहली बार अगर आप चैनल पे विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही जो भी आप लोगों का निचोड़ वाली वीडियो रहेगी जैसे ज्योग्राफी का या हिस्ट्री का, सभी का इसी चैनल पे आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज हमने संपूर्ण भारतीय संविधान को देख लिया कि जहां से भी प्रश्न बनते हैं, संपूर्ण भारतीय संविधान जहां से क्वेश्चन आते हैं, संपूर्ण भारतीय संविधान को इस वीडियो में हमने कवर कर लिया। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कम से कम तो 3 दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा साथियों। और ये बात बता देना चाहता हूं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इस वीडियो को देखेगी, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और एक और बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपको ये टोटल सेशन जो भी हुआ, अगर आपको नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। इस नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है, आपको पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं कोई अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।